कविता और सविता दोनों बहनें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थीं। कविता हमेशा अपने बड़ों का आदर करती, सबका ध्यान रखती, बल्कि सविता बिंदास जीना चाहती थी। उसको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं था। एक दिन गांव से उनके दादा दादी जी आने वाले थे, तो कविता की माँ शारदा जी ने अपनी छोटी बेटी सविता से कहा, सविता बेटी अपने कपड़े बदल लो, दादा दादी आने वाले हैं। ये छोटे छोटे कपड़े उन्हें अच्छे नहीं लगेंगे। तो सविता ने अपनी माँ की बात को अनसुना कर दिया। तो शारदा जी गुस्से में बोलती हुई हाथ में आटा लिए हुए बाहर आई और बोली, कितना काम कर पड़ा है और इस लड़की को सुना ही नहीं देता। शारदा जी के इतना कहते ही सविता ने गुस्से में कहा, क्या है माँ, मैं कपड़े क्यों बदलूं? बेटी को गुस्से करते देखा शारदा जी ने उसे प्यार से समझाया, बेटा दादा दादी को ये शर्ट अच्छे नहीं लगेंगे, किसी ने मना किया है क्या? उनके जाने के बाद पहन लेना। सविता को पापा का थोड़ा डर था, इसीलिए पैर पटकती हुई अंदर चली गई। कविता और सविता दोनों बहनें शादी के लायक हो गई थी, इसलिए कोई अच्छा से लड़का नहीं मिलने के कारण शारदा जी और उनके पति महेश जी को अपनी दोनों बेटियों की चिंता सताती रहती थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई, हेलो माँ, मालती बोल रही हूँ। ये नंबर मुझे आपकी बहन ने दिए है। जी नमस्ते, शारदा जी ने जवाब दिया। अंदेशा तो उन्हें पहले से ही हो गया था। दिन रात देहरादून वाली जीजी से बस शादी की ही बातें होती रहती है। उसी ने नंबर दिया होगा, तो कुछ रिश्ते की बात होगी। और तभी आवाज़ आई, हेलो, आप सुन रही है ना जी? हाँ, मैं सुन रही हूँ। शारदा जी की आवाज़ सुनकर आगे से मालती ने कहा, जी मैंने आपकी बेटी कविता के लिए फ़ोन किया है। हमें कविता पसंद है। हमने उसे आपकी बहन के बेटे की शादी में देखा था। मेरा बेटा भी इंजीनियर कॉलेज में लेक्चर है। अगर आपको इतराज़ न हो तो हम मिलना चाह रहे थे। जी ज़रूर, मैं महेश मतलब कविता के पापा से बात करके बताती हूँ। खुशी के मारे तुरंत शारदा जी ने महेश जी को ऑफिस में ही फ़ोन कर दिया और सारी बातें बताते हुए बोली, महेश लड़का अच्छा है, जल्दी ही बुलाना होगा। हाँ, आकर बात करता हूँ, अभी व्यस्त हूँ। तो शारदा जी ने देहरादून वाली जीजी से घर परिवार और लड़के के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि बहुत भले हो लोग हैं, रिश्ता छोड़ना नहीं। रविवार के दिन लड़के वाले मिलने के लिए आ गए तो लड़की की माँ मालती जी ने कहा, ये हमारा बेटा संजय और ये छोटा बेटा मुकेश है। कविता तो उन्हें पहले से ही पसंद थी, तो लड़के की माँ ने कहा कि एक बार दोनों बच्चों को भी अकेले में बात करने देते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहते हुए शारदा जी ने दोनों बच्चों को अंदर भेज दिया। तो संजय ने कविता से बस एक ही बात कही कि मेरा संयुक्त परिवार है और मैं अपने परिवार को बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप भी मेरे परिवार के साथ ऐसे ही अच्छे से रहो। आपको बहुत प्यार मिलेगा और मुझे कुछ भी नहीं कहना। आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकती हो। तो कविता ने कहा कि मुझे भी बड़ों के साथ रहना बहुत पसंद है। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। दोनों तरफ से रिश्ते के लिए हाँ हो गई। तो मालती जी ने शारदा जी को मिठाई खिलाते हुए कहा, मेरा बस चलता तो मैं अपने छोटे बेटे मुकेश की शादी भी आपकी छोटी बेटी से सविता से कर देती। मुकेश भी MBA करके बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा है। इसके लिए भी हमें लड़की देखनी है। तो महेश जी और शारदा जी ने आंखों में ही एक दूसरे को स्वीकृति दे दी। तो लड़के वाले भी बहुत खुश हो गए। मुकेश और सविता से भी पूछा तो वो भी दोनों तैयार थे। दोनों को एकांत में बात करने का मौका दिया तो मुकेश ने अपने परिवार के बारे में बताया। तो सविता ने तुरंत कहा कि मुझे संयुक्त परिवार ज़्यादा पसंद नहीं है, अपनी आज़ादी खत्म हो जाती है। नहीं, हमारा परिवार आज़ाद ख्यालों का है। ये है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे कोई परेशानी नहीं है।
आपसे शादी करने में। मुझे आप पसंद है। तो सविता ने भी स्वीकृति दे दी। वाह भाई, एक पंथ दो काज, कहकर संजय के पापा हंसने लगे। दोनों की शादी धूमधाम से की गई। शारदा जी भी अपनी छोटी बेटी के लिए निश्चित हो गई थी कि अब उनकी बेटी अपनी छोटी बहन के बचपने को संभाल लेगी। शादी के बाद दोनों भाई अपनी अपनी नौकरी पर चले गए। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सविता अपनी मन मर्जी करने लगी, जैसे अपने घर पर करती थी। वो रसोई में कभी नहीं जाती और रसोई का सारा काम कविता पर ही आ जाता। सविता तो कह देती कि रात को ऑफिस का काम ज़्यादा था, इसलिए सुबह नहीं उठा जाता। कविता दीदी कर लेगी। जब सास मालती जी पूछती कि सविता घर का काम क्यों नहीं करती, तो कविता अपनी छोटी बहन की तरफदारी कर दे लेती। तो मालती जी को समझने में देर नहीं लगी और उसने घर के काम के लिए एक मेड रख ली। वो एक बहू पर सारा काम नहीं डाल सकती थी। जब मुकेश सविता सिंह के घर के कामों में हाथ बटाने के लिए कहता, तो सविता कह देती कि दीदी कर लेगी, वो हमेशा से करती आई है। अब शादी को 1 साल होने को आया था। अब तक दोनों बहनों के व्यवहार का अंतर सबको समझ आ चुका था, पर परिवार में उलझन न हो इसलिए बात को बढ़ाने नहीं थे। लेकिन सविता की मनमानी तो बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन वो शर्ट पहनकर आई तो कविता ने समझाया कि ये हमारा मायका नहीं है, ससुराल है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। तो कविता की बातें अब सविता को चुभने लगी थी। घर के सब लोग कविता की तारीफ करते तो सविता अंदर ही अंदर जलती रहती। उसे अपनी दीदी की तारीफ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो गुस्से में रात को कमरे में आई और मुकेश से बोली, मुकेश अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। जब देखो सब लोग दीदी की तारीफ़ें करते रहते हैं। तो मुकेश ने कहा, सही है, तो सविता भाभी है, इतनी समझदार तो क्यों नहीं करेंगे। उसकी तारीफ इतना सुनते ही सविता आग बबूला हो गई और बोली, मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं अभी के अभी यहाँ से जाऊँगी। तो मुकेश ने भी कह दिया कि वो अपने परिवार को नहीं छोड़ेगा, अगर उसको रहना है तो लिहाज से रहे। तो सविता ने भी कह दिया कि मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगी। मुकेश ने उसके साथ बहस करना ठीक नहीं समझा और चुपचाप सो गया। पर सविता में कोई बदलाव नहीं आया। वो सुबह देर से उठती, कोई काम में हाथ नहीं बटाती, कुछ भी पहने रहती, लेकिन सबने कहना बंद कर दिया क्योंकि उसका जवाब सबको पता था। एक हफ्ते हंसते खेलते परिवार में सुख शांति धीरे धीरे कम हो रही थी। कविता भी अकेले में रो लेती, बहन के खिलाफ नहीं बोलना चाहती थी। सविता ने अलग रहने की रट लगा रखी थी। इसका असर पूरे परिवार पर पड़ रहा था, खासकर मुकेश पर। मुकेश अब पूरे दिन किसी से बातें नहीं करता, चुप रहने लगा था। ऐसे ही छोटी छोटी बातें अब बड़ी होने लगी। अगले दिन घर में पूजा थी तो मालती जी ने सबको कह दिया कि कल सब लोग छुट्टी ले लेना और सुबह जल्दी से उठना, पंडित जी जल्दी आएंगे। अगले दिन सब लोग सुबह जल्दी उठ गए, बस सविता को छोड़कर, और कोई आज के दिन उसे कुछ कहना भी नहीं चाहता था। सबने सोच लिया था कि क्यों बेकार में बहस करके अपना समय बर्बाद करना। जब सविता उठी तो घर के सब लोग काम में व्यस्त थे। उसने संताबाई को आवाज़ लगाई। कोई आवाज़ नहीं मिलने पर वो खुद ही रसोई में आ गई। नाश्ता कहाँ है दीदी? कविता की तरफ देखते हुए सविता ने कहा। तो कविता ने झुंझला कर बोली, सविता तुम बच्ची नहीं हो, पता नहीं आज घर में पूजा है, प्रसाद और पंडित जी का खाना भी बन रहा है, इससे पहले नहीं दे सकती। तुम्हारी चाय और ब्रेड भेज दिए थे तुम्हारे कमरे में, बाकी सब पूजा के बाद खाएंगे। तो सविता बिना कुछ कहे ही कमरे में चली गई। बस घर के ही लोग थे पूजा में, किसी बाहर वालों को नहीं बुलाया था। बस सविता के मम्मी पापा को ही बुलाया था, वो भी आ गए थे। पूजा शुरू हो गई।
आधी पूजा होने के बाद सविता पूजा में आई तो सबको बुरा लगा, पर कोई नहीं बोला। पूजा पूरी होने के बाद पंडित जी भोजन करके चले गए। जब सब लोग एक साथ खाना खाने बैठे तो सविता ने सबसे पहले कह दिया कि वो अपने पति के साथ अलग घर में रहेगी। तो मुकेश ने चौंकते हुए कहा, ये तुम क्या कह रही हो सविता, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगा। तो सविता से गुस्से कहा, तुम क्यों जाओगे मुकेश, तुम्हें कोई परेशानी थोड़ी है। पास में बैठे सविता के मम्मी पापा ने सविता को चुप रहने का इशारा किया, पर सविता को तो जैसे आज फैसला सुनाना था। तभी सविता की माँ शारदा जी ने कहा, सविता बेटी, तेरी दीदी भी इसी घर में है, उसे तो कोई परेशानी नहीं है, फिर तुझे क्यों। तो सविता बोली, दीदी को क्यों होगी परेशानी, उसकी तो तारीफ होती है ना, लाडली बहू जो है। इनकी पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। सविता चुप हो जा, सविता, बड़ों का लिहाज कर लो। तो सविता ने जोर से कहा, मुझे नहीं रहना इतने बेकार घर में। इतना कहते ही शारदा जी ने जोर से एक चाटा सविता के गाल पर जड़ दिया। सबको चुप्पी छा गई। शारदा जी ने गुस्से से कहा, चुप हो जा, कितना अच्छा परिवार मिला है तुझे, पर तूने इसे नर्क बनाकर रख दिया है। अच्छा होता तेरी शादी इस घर में न करते, आज़ादी थोड़ी ही अच्छी होती है, ज़्यादा से ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। माँ की बात सुनकर सविता का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उसने कहा, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मुकेश, तुम चल रहे हो या नहीं। तो मुकेश ने जोर से कहा, ये क्या बचपना है सविता, होश में तो आओ। परिवार के साथ ही सब अच्छा लगता है, अकेले बस कुछ दिन ही काटे जा सकते हैं, सारी जिंदगी नहीं। तुम्हें तो कोई रोकता भी नहीं है, तुम अपने मन की तो करती हो। सब मनाने लगे। सासू माँ, संजय और कविता कहने लगे, सविता बचपना मत कर, मुकेश कितना प्यार करता है तुझे। तो सविता सामान पैक करती हुई बोली, प्यार करते हैं तो साथ क्यों नहीं जा रहे हैं। मुकेश, तू ही चला जा बेटा, इसी में सुख शांति है, मुकेश की माँ ने रोते हुए कहा। तो मुकेश बोला, नहीं माँ, सविता गलत है, मैं उसका साथ नहीं दूंगा। सविता ने किसी की नहीं सुनी और टैक्सी मंगा ली और जाने लगी। तो उसके पिता महेश जी ने कहा, सविता, अगर आज तुम यहाँ से चली गई तो हमसे तेरा कोई वास्ता नहीं होगा। सविता ने किसी की एक न सुनी और सबको रोता हुआ छोड़कर चली गई। उस समय सविता को कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था और अपनी कंपनी की दूसरी शाखा में चले जाने का विचार कर लिया। आज़ादी से जीना चाहती थी, न रिश्तों की टोका टोकी, जो मर्जी खाऊं, जो मर्जी पहनूं, वही सब क्या सविता ने। सब घर वाले याद करके रो लेते थे। ऐसे ही समय ने करवट ली। संजय और कविता के एक बेटा और एक बेटी हो गए। 2 बच्चों के आसपास सबकी दुनिया चलने लगी। सविता ने 4-5 साल तो आज़ादी से जी, पर अब जब वो किसी सहेली को घर बुलाती तो सब मना कर देती। नहीं सविता, आज एतवार है, सब घर में है, आ नहीं सकती, या आप परिवार के साथ बाहर जा रहे हैं। अब सविता को खालीपन लगने लगा। अकेले कुछ नया बनाती तो न कोई तारीफ करने वाला था और न ही हंसी मजाक में कमी निकालने वाला। कभी घर का बना खाना याद आता, कभी कविता दीदी के हाथों की बनी कॉफ़ी। अब सविता को अकेलापन खाने को दौड़ता। पापा मम्मी के डांट भी याद आ रही थी, पर अब वो बहुत दूर आ गई। उधर घर में एक उदासी मुकेश को देखकर लगती, पर सब लोग संजय और कविता के बच्चों के प्यार में उलझे रहते। सविता की कंपनी ने उसको किसी काम से उसी की पहली शाखा में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। सविता के मना करने पर भी वो लोग नहीं माने। मजबूरी में उसे अपने शहर वापस आना ही पड़ा। उस सड़क पर आते ही उसे अपने वो रास्ते याद आने लगे जहाँ कविता दीदी के साथ घूमती थी। वो बाजार जहाँ मुकेश के साथ शर्त में बहुत सारे पानी पूरी खा जाती थी। होटल में जहाँ रुकी थी, डर लग रहा था नीचे जाऊंगी तो कोई अपना न मिल जाए, और मन ही मन था कि काश सबकी एक झलक मिल जाए। 15 दिन रुकना था। कब तक घर वालों से डर कर कमरे में बंद रहेगी।
यही सोचकर सविता डिनर के लिए नीचे होटल में आई तो किसी जानी पहचानी सी आवाज़ ने उसके बढ़ते कदम को रोक दिए। दिल जोर से धड़क रहा था। शीशे के पीछे से आवाज़ आ रही थी, रुक जा शैतान बच्चे। जैसे ही सविता ने मुड़कर देखा तो कविता दीदी और सब परिवार हंस रहे थे और मुकेश किसी बच्चे के पीछे भाग रहा था और कह रहा था, रुक शैतान, वो मेरे सब अपने हैं। सविता के दिमाग में बिजली से दौड़ गई कि दौड़कर सबसे मिल लूं। आंसू रोक नहीं रहे थे। ये क्या हो गया मुझे? मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ? मैंने ही तो छोड़ा था इन्हें। अब किस मुंह से जा सकती हूँ? मम्मी पापा भी आए हुए हैं। कितने कमज़ोर हो गए हैं दोनों। क्या तबीयत ठीक नहीं रहती? कविता दीदी बिल्कुल नहीं बदली। जीजू भी वैसे ही है। दीदी के गोद में एक बच्चा लड़की है। अरे ये कविता दीदी की बेटी कितनी प्यारी है। मतलब कि मैं मासी बन गई और वो ज़ोर से गोदी लेने का मन कर रहा है। पता नहीं क्या नाम रखा होगा। मैंने दीदी को कहा था जब आपकी बेटी होगी तब मैं उसका नाम नायरा रखूँगी, पर वो मुझसे नफ़रत करती होगी। क्यों रखेगी मेरे मन का नाम? यही सब सोचते हुए अचानक सविता को लगा कि कोई देख न ले, इसीलिए पीछे छुप गई। मुकेश को देखकर दिल में हुक सी उठी। मुकेश के साथ ये बच्चा, क्या मुकेश ने शादी कर ली? क्या ये बच्चा उसका है? सोच सोच कर ही सविता के आंसू रुक नहीं रहे थे। मुकेश की पत्नी क्यों नहीं दिख रही? बच्चा सुंदर है, सुंदर ही होगी। वो भी रोती हुई होटल के कमरे में आ गई। सारी रात दिमाग में वही सब घूम रहा था। सब खुश है मेरे बिना। डिनर के लिए भी सब लोग एक साथ आए थे। सोचते सोचते ही सविता की पूरी रात गुजर गई। सुबह हुई तो ऑफिस जाने का मन नहीं था, पर फिर भी जाना तो था ही। सोचकर उठ गई और तैयार होकर ऑफिस चली गई, पर मन नहीं लगा। आज ऑफिस में शाम को अपने रूम पर आ गई। रात का खाना भी कमरे में ही मंगा लिया। वो खाना खा ही रही थी कि तभी उसे अपनी सहेली रीना की याद आई। घर के बारे में सब रीना से पता चल जाएगा। उसके मम्मी पापा तो हमारे घर के खास है। जब तक घर के बारे में जानूंगी नहीं, मेरा किसी काम में मन ही नहीं लगेगा। यही सोचकर सविता ने अपनी सहेली रीना को फ़ोन कर दिया। हेलो रीना, मैं सविता बोल रही हूँ। कौन सविता? मैं किसी सविता को नहीं जानती। सॉरी, रॉन्ग नंबर है। सविता आश्चर्यचकित हो गई। दोबारा डायल किया। हेलो रीना, मैं सविता तुम्हारी सहेली। नाराज मत हो। रीना तो सामने से आवाज़ आई। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। न तुम हमारे लिए कुछ हो और न हम तुम्हारे लिए। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार वाले भी तुम्हें भूल चुके हैं। रीना ने गुस्से में कहा। रीना, ऐसा मत कहो। आज मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। नहीं रीना, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। मिल लो बस एक बार, फिर कभी नहीं कहूँगी। सविता की आवाज़ में दर्द उभर आया। ठीक है, कल मिलते हैं, जहाँ हम अक्सर पहले मिलते थे। अगले दिन सविता सुबह कॉफ़ी शॉप पर पहुंची। रीना को देखते ही गले लगना चाहा। रहने दो सविता, इसकी ज़रूरत नहीं है। रीना का स्वर रूखा था। घर में सब कैसे हैं? सविता ने पूछा तो रीमा बोली, क्यों, आज इतना ख्याल कैसे आया? घर वालों का आज बहुत प्यार आ रहा है तुम्हें। नहीं रीना, एक भी दिन नहीं जाता जब तुम सबकी याद ना आई हो। रहने दे सविता, ये सब ये बताओ मुझे क्यों बुलाया है? कुछ नहीं रीना, कल सबको देखा तो पापा कमज़ोर लगे। ये कहकर सविता रोने लगी। आज तेरे चेहरे पर पछतावा दिख रहा है। काश ये पछतावा तूने सब तब दिखाया होता जब यहाँ से गई थी। अच्छा दीदी कैसी है? और मुकेश के मम्मी पापा सब लोग कैसे हैं? जब उनकी बहू उन्हें छोड़कर चली जाए तो क्या सही होंगे? कहते नहीं पर दिखता ज़रूर है, रीना ने कहा तो सविता रोते हुए बोली, कल मैं जा रही हूँ रीना, मुझे घर वालों की खबर देते ही रहना। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी।
माफ़ी मांगना चाहता हूँ, पर अभी हिम्मत नहीं। कोशिश करूँगी कि जल्दी आकर माफ़ी मांगूँ। जानती हूँ कोई माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि मैंने बहुत दुख दिए हैं। अगले दिन सविता अपनी दूसरी शाखा में पहुँच गई, पर रह रहकर सबके चेहरे मन से नहीं निकाल पा रही थी। दिन प्रतिदिन सविता को घर वालों का चेहरा याद आ रहा था। उदास रहने लगी। एक दिन रीना का फ़ोन आया। हेलो, मैं रीना बोल रही हूँ। रीना, तूने मुझे फ़ोन किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। सोचा तेरे घर की बात है तो तुझे बता देती हूँ। हाँ बोलना, सब ठीक तो है ना? घर पर सविता ने पूछा तो रीना बोली, कल मैं तेरे घर गई थी। वहाँ बातों में पता चला कि तेरी सास बीमार है, अस्पताल में है। क्या हुआ मम्मी जी को? सविता, उन्हें किडनी की ज़रूरत है और सब घर वाले किडनी देने को तैयार है, पर कुछ न कुछ परेशानी है, किसी की नहीं दे सकते, डोनर नहीं मिल रहा है। रीना की बात सुनकर सविता ने कहा, रीना, मुझे तू उस डॉक्टर से मिलवा दे, शायद ये प्रस्ताव का एक रास्ता हो। मेरा कुछ मन हल्का हो जाएगा। अगर मैं उस घर के काम आई, मैंने बहुत दुख दिए हैं उस घर को, पर ये किसी को बताना नहीं। अगले दिन सविता वहाँ पहुँच गई जिस हॉस्पिटल में उसकी सास एडमिट थी। रीना डॉक्टर से मिली। सविता के कुछ टेस्ट कराए तो डॉक्टर ने हाँ कर दी। सविता को भी 3-4 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रखा। उसकी सास का भी ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। सविता ने डॉक्टर से अपना नाम गुप्त रखने को कहा। 1 हफ्ते बाद सविता अपने शहर आ गई। मुकेश के घर वाले डोनेट को धन्यवाद देना चाहते थे, पर डॉक्टर ने बहाना बना दिया कि वो चले गए। इधर सविता ने अपनी सास की तो जान बचा ली, पर खुद किडनी देने के बाद बीमार रहने लगी। एक दिन वो ऑफिस में ही चक्कर खाकर गिर गई। उसके बाद उसके साथ वालों ने उसे अस्पताल में एडमिट करवाया। होश आते ही सविता ने अपनी सहेली रीना के पास फ़ोन किया और कहा, रीना, मैं अस्पताल में एडमिट हूँ। तो रीना उसी शाम अस्पताल पहुँच गई और सविता के मम्मी पापा को फ़ोन करके सविता की तबीयत के बारे में बताया। तो पहले तो सविता के मम्मी पापा ने मना कर दिया कि उनका सविता से कोई वास्ता नहीं है, पर अंदर ही अंदर बहुत दुखी थे। आखिर बेटी थी वो उनकी। तभी रीना ने कहा कि मैं सविता के पास ज़्यादा दिन तक नहीं रुक सकती और यहाँ कोई नहीं उसका ध्यान रखने वाला। अंकल प्लीज़ इंसानियत के लिए आ जाइए। सविता बदल चुकी है, वो वैसे नहीं रही। मजबूरी में सविता के मम्मी पापा और उसकी बहन कविता सविता के पास चले गए। सविता को देखकर मम्मी पापा दोनों के आंसू रुक नहीं रहे थे। उनकी बेटी उनसे दूर हो गई थी, पर थी तो उनकी ही बेटी। डॉक्टर ने बताया कि डिप्रेशन में है और अभी कोई ऑपरेशन भी हुआ है। रीना ने डॉक्टर को बता दिया था किडनी के बारे में। उसकी देखरेख भी नहीं हुई थी, वो भी एक कारण था। सविता को होश आया। सामने मम्मी पापा और कविता दीदी को देखकर खूब रोई। मुझे माफ़ कर दो पापा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सब रो रहे थे। चुप हो जाओ, ज़्यादा मत सोच। सविता घर चल रहे थे, वहाँ बात करेंगे। माँ ने सविता के आंसू पोंछते हुए कहा, डॉक्टर कह रहे थे तेरा कोई ऑपरेशन हुआ है। किस बात का ऑपरेशन? क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट था। बात काट दी सविता ने और रात को सब घर आ गए। कविता को समझ नहीं आ रहा था कि ससुराल वालों को ये सब बताएंगे या नहीं। जब सविता का पता चला, पापा ने फ़ोन पर बताया था, तो मम्मी के घर रहने के बहाने से आ गई थी। जब कविता को संजय लेने आया तो अचानक सविता को देखकर चौंक गया। सविता, तुम? हाँ जीजू, मुझे माफ़ कर दो। नहीं सविता, तुम्हें कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। कविता, तुम्हें रहना है तुम रहो, कहकर संजय वापस चला गया और जाकर सविता के बारे में अपने घर वालों को बताया। सबको बहुत गुस्सा आ रहा था। अब वो यहाँ क्यों आई है?
अभी जाकर पूछता हूँ, मुकेश ने गुस्से से कहा। तो संजय बोला, अभी वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं, वो बीमार है। तो मुकेश ने कहा कि कुछ दिन बाद पूछूंगा ज़रूर कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की। उसने अब किसी दूसरे का हाथ पकड़ने की भी हिम्मत नहीं, न विश्वास की कोई कैसा मिलेगा। मुकेश को गुस्सा आ रहा था। उधर सविता के साथ रहते हुए उसके घर वालों का सबका गुस्सा कम हो गया था। सब उसका ध्यान रखने लगे थे। सविता भी सही हो रही थी, पर उसे डर था कि पूरी तरह सही होने पर वो घर से दूर हो जाएगी। कविता दीदी दलिया लेकर आई तो सविता कविता का हाथ पकड़कर रोने लगी और गले लग गई। सविता, मैं बहन हूँ तेरी, बस इसीलिए रुकी हूँ, नहीं तो तुमने मुकेश की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो सविता बोली, पर दीदी मुकेश तो अब खुश है ना, एक प्यारा सा बच्चा भी है उसके, देखा तो मैंने। तो कविता बोली, यह तुमसे किसने कहा? उसने शादी न करने का फैसला किया है। सविता ने चौंकते हुए कहा, और वो बच्चा जिस दिन होटल में आप सब लोग डिनर पर आए थे, वो मुकेश उस बच्चे को खिला रहा था। तभी कविता ने आवाज़ दी, इधर आना। नायरा और प्रशांत, ये रहे दोनों बच्चे, इन्हीं को खिला रहा था मुकेश। इतना सुनते ही सविता हैरानी से देखती रह गई। हाँ, तेरी पसंद का ही रखा है नाम। दोनों बच्चों को सविता ने गले से लगा लिया। मैं तुम्हारी सविता मासी, और रोने लगी। मम्मी पापा भी आ गए। मैंने अपनी खुशी के लिए बहुत कुछ खो दिया, मुझे माफ़ कर दो। अलग रहकर पता चला कि अपनों का साथ ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। दूसरे तो कब आपका साथ छोड़ देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, पर दुख में अपने ही काम आते हैं और ज़िंदगी खुशहाल अपनों के साथ ही होती है। जब सविता बोल रही थी तो मुकेश का परिवार आ गया था और सब सुन लिया था। तभी सब गुस्से से भरे थे और मुकेश ने बोलना शुरू किया, और मेरा क्या कसूर था, मेरे घर वालों का क्या कसूर था? सविता जो बेइज्जती हुई वो अलग। सविता सबको देखकर घबरा गई, आंखें झुक गई। मुझे माफ़ कर दो मुकेश, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि मुझे अपने जीवन में वापस ले लो, बस माफ़ कर दो। तुम्हें कोई कभी माफ़ नहीं करेगा। मुकेश की माँ मालती जी ने कहा, मेरे परिवार को बहुत दुख दिए हैं तुमने। सब गुस्से में बोले जा रहे थे। तभी अचानक रीना आ गई और बोली, आंटी, ये वो सविता नहीं रही जिसे दूसरों से कोई मतलब नहीं था, अब ये बदल चुकी है। फिर रीना ने पूछा, आंटी अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा, अब तो मालती जी ने कहा। तो रीना बोली, आप उसका शुक्रिया अदा नहीं करेंगी जिसने आपको ज़िंदगी दी? इतने में नहीं रीना कुछ नहीं बोलना। सविता ने कस कर रीना का हाथ पकड़ लिया। नहीं सविता, तुम बदल चुकी हो, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, तुम्हें एक मौका माफ़ी का ज़रूर मिलना चाहिए। फिर रीना ने मुकेश की ओर देखते हुए कहा, मुकेश, आज आंटी सही है तो केवल सविता की वजह से ही। सविता ने ही आंटी को अपनी किडनी दी थी। रीना ने उस दिन के बारे में सब बता दिया। सुनकर सबको बहुत बड़ा झटका लगा। उन्हें आज पता चला। मुकेश बोला, क्या सविता तुम थी वो डोनेट? हम कब से उसे थैंक्स नहीं कर पा रहे थे। सबको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कविता ने कहा, मुकेश, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, पर ये वो सविता नहीं रही, सच में बदल चुकी है। आग्रह है, इसे माफ़ कर दो। तभी सविता की मम्मी ने सविता की सास मालती जी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे भी सविता का व्यवहार बदला हुआ लगा, ठोकर खाने से समझदार हो गई है, इसीलिए बहन जी आप इसे एक मौका दे दीजिए। तो मालती जी ने कहा, ज़िंदगी मुकेश की है, उसे जो भी फैसला लेना है हम उसके साथ हैं। मालती जी सविता के हाथ पकड़कर बोली, धन्यवाद सविता, मेरी जान बचाने के लिए। नहीं मम्मी जी, हाथ मत जोड़िए, अगर मेरी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। मुझे बस माफ़ कर दीजिए, मैंने सबके साथ बहुत बुरा किया है। तभी मुकेश सविता के पास आया और बोला, थैंक्स सविता, मम्मी की जान बचाने के लिए, और किडनी देकर भी अपना नाम नहीं बताया।
सच में तुम वो सविता नहीं रही। वो सविता किसी का नहीं सोचती थी। कहते हुए मुकेश ने अपना हाथ सविता की तरफ बढ़ा दिया और बोला, मैं नई वाली सविता के साथ फिर दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी नई ज़िंदगी का हमसफ़र बनोगी? सविता ने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और हाँ बोल दिया। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। दोस्तों, अपनों की अहमियत आपको तब तक पता नहीं चलती जब तक वो आपके साथ है। जब वो आपके पास नहीं होंगे तब आपको उनकी कमी महसूस होगी और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जीवन में अपनों का साथ होना बहुत ज़रूरी है।